दक्षिण अफ्रीका के सम्मेलन में मैंने भाग लिया, न्यूयॉर्क के सम्मेलन में मैंने भाग लिया, जाकर के फिर मैंने मॉरिशस के सम्मेलन में भाग लिया, भोपाल में सम्मेलन उसमें मैंने भाग लिया। लेकिन फिर भी मैंने हिंदी के बल पर 12-13 देशों की यात्रा की। अमेरिका की मैंने 3 बार यात्रा की। देखिए, जब टीचर जो है मनुवादी मानसिकता का होगा, खासकर ब्राह्मण टीचर होगा, बनिया टीचर होगा, ठाकुर टीचर होगा, तो इसको लगता है कि इसको हम ज्ञान की सबसे बड़ी डिग्री देने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बेकार बनेगा। टीकमगढ़ के महाविद्यालय के ब्राह्मण टीचरों ने कहा कि कालीचरण को, जो धानुक जाति से आता है, इसको पीएचडी मत कराओ। मेरे ऊपर अब पीएचडी हो रही है, एक मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। तो एक ही उपाय है दलितों के लिए, खूब पढ़ो। बाबा साहब कहते थे जो तुम्हें नहीं करने दिया गया मनुवादी व्यवस्था, वो करो। अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए गए। पहला संगठन भारत के किसी विश्वविद्यालय में दलितों का था, टीचर्स का, वो मैंने रजिस्टर। एक सेमिनार तो उस समय 8 लाख रुपए का हुआ था, जिसमें देश विदेश के तमाम विद्वान, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, BBC लंदन, तमाम विद्वान मैंने बुलाए थे। पहला आदेश निकाला था कि कोई भी छात्र किसी गुरु के चरण स्पर्श नहीं करेगा। ये पेरियार साहब की ग्रंथावली निकाली है, और पेरियार साहब पर मेरे निर्देशन में लखनऊ विश्वविद्यालय से पहला काम हुआ है। मुकेश यादव जी, उसको पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। अच्छा। तो हाँ, भारत में पहला पीएचडी कोई पेरियार पर हुआ है, तो यही। ऐसी पढ़ी पढ़ाई उनने, पंडित पानी भर गए। बाबा साहब पर मेरे गीत, सावित्रीबाई फुले पर मेरे गीत, ज्योतिबा फुले पर मेरे गीत, महात्मा गांधी पर मेरे गीत, बाबा साहब पर मेरे गीत, ये सारे गीत आकाशवाणी छतरपुर से समय समय पर जब जयंतियां आती हैं, मेरे गीत बजते हैं। उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी का भी मैं पहला प्रोफेसर था, दलित वर्ग। मिट्टी से आसमान का सफर तय किया आपने। 1957 को एमपी में जन्म लिया आपने। वर्णवाद का पहर था, मनुवाद का जहर था। माता पिता अशिक्षित थे, गरीबी का कहर था। प्रोफेसर बन ज्ञान का दीप जलाया आपने। शिक्षा की ललक थी, पेरियार की धड़क थी। मनुवाद भी नाक रगड़ता है पैरों तले आपके। जो कुछ चाहते थे साहब, वो सब कर दिखाया आपने। मिट्टी से आसमान का सफर तय किया आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, यह पंक्ति हम उनको समर्पित करते हैं जिनके ललक और धड़क से पूरे बहुजन समाज को गर्व करना चाहिए। यानी हम बहुजन साहित्यकार, कविकार, व्यंग्यकार डॉक्टर कालीचरण स्नेही, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं पूर्व विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से हम उनके जीवन और संघर्ष पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको ज्ञान की दुनिया में। सबसे पहले मैं चलता हूं, आपको सर की लाइब्रेरी दिखाता हूं, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि आपको क्या कुछ कितना जानने को मिलेगा। ज्ञान का अथाह भंडार। तो चलिए पहले मैं सर की लाइब्रेरी दिखाता हूं। तो साथियों, इस लाइब्रेरी को मैं इसलिए दिखाना और बताना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि हजारों तलवारों से ज्यादा एक कलम कितनी ताकतवर होती है। और अगर किताब के सामने सर झुकाया जाए तो हमें किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब, इस जो ये लाइब्रेरी है, पहले इसका थोड़ा संक्षिप्त आप परिचय बता दीजिए कि इस लाइब्रेरी में क्या कुछ है और इसका क्या जो है महत्व है। देखिए विजय विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे आवास नालंदा पर। अच्छा है आप मेरा आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मुझे खुशी है। आपके दर्शकों को बताते हुए सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। और देखिए, मैंने अपने पिताजी की स्मृति में इस लाइब्रेरी को 2010 में स्थापित किया था। 2010। हाँ, बाबा साहब के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय के नाम पर इसको स्थापित किया है, क्योंकि बाबा साहब हम लोगों के आइकॉन हैं, हम लोगों के आदर्श हैं, वही हमारा सब कुछ है। तो उन्हीं से प्रेरणा, क्योंकि बाबा साहब की सबसे बड़ी लाइब्रेरी दुनिया में थी, और एक स्टोरी उनकी मकान की पूरी लाइब्रेरी ही थी। तो मैंने भी ये जो फर्स्ट मंजिल है, इसको लाइब्रेरी या पुस्तकों के लिए ही समर्पित कर रखा है। ये कमरा तो खासकर उसी के लिए है। इसमें ये देख रहे हैं जो पुस्तकें, ये दलित, चूंकि मैं दलित स्कॉलर हूँ, दलित साहित्य पर, बाबा साहब पर और हिंदी साहित्य पर महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध है। और विदेशी विद्वानों की अनुवादित जो पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण, उनको भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये थीसिस रखी हुई है। ये मेरे द्वारा लगभग, हाँ, ये जो थीसिस शोध प्रबंध है, मेरे द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 217
पीएचडी शोधार्थियों के मेरे द्वारा रिकमेंड हुई है पीएचडी 217। हाँ, लगभग 217, जी। जिसमें मुंबई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, देश के जो नामी ग्रामी विश्वविद्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वर्धा विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय माने अधिकांश विश्वविद्यालयों के जो शोध प्रबंध मेरे पास मूल्यांकन परीक्षण हेतु आए, तो मेरे द्वारा लगभग 217 अभी तक अनुशंसित हुए हैं जिनको पीएचडी उपाधि मिली है। और मैंने स्वयं जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहते हुए, एचओडी रहते हुए, मैंने जो है 40 शोधार्थियों को पीएचडी कराई है। तो ये शोध प्रबंध वही हैं। और दूसरे में तो चूंकि जैसे अगर बात करें कि इसमें तमाम कलेक्शन है, बुक ऑफ कलेक्शन है, लेकिन इसमें विशेष किताबें आपकी जो निजी किताबें हैं, पहले आप उसके बारे में बताइए। कौन कौन सी किताबें? देखिए, निजी तो मेरी ये है, पुस्तकें लगभग 20-22 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं, उनको मैंने यहाँ रख छोड़ा है। और एक इसकी एक अलग से दुनिया, हाँ, दलित दुनिया, दलित विमर्श, हिंदी साहित्य, कविता का लोकतंत्र, दलित विमर्श और हिंदी दलित साहित्य, दलित काव्य, कविता का लोकतंत्र, अम्बेडकर, वैचारिकी और दलित विमर्श हैं। ये तमाम पुस्तकें जो हैं, लगभग 20 प्रकार की पुस्तकें। भारत जय भीम, ये मेरी साखियां हैं। इस तरह सोन चिरैया मेरी बुंदेली कविताओं का कलेक्शन है। हैं, ये तमाम प्रकार की जो पुस्तकें हैं। और मैंने डीलिट जो किया है उस पर भी मेरी पुस्तक पब्लिश होकर के आने वाली है। और दलित दुनिया, ये दलित कहानियों पर आधारित है। हाँ, और चतुर्वेदी, बनारस चतुर्वेदी भी जो है आपके द्वारा लिखी गई है। हाँ, तो ये जो है बनारस, मेरा पीएचडी का शोध प्रबंध बनारस चतुर्वेदी जी पर था, जो फिरोजाबाद के थे। उन्होंने विशाल भारत का संपादन किया था। और इस पुस्तक का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था। उस समय के कुछ चित्र हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा मेरी पुस्तक का राष्ट्रपति भवन में लोकार्पण हुआ था 1994 में। उसका दूसरा संस्करण भी आ गया है। ये महत्व। इसके बाद फिर मैंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और डीलिट में मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, हिंदी दलित काव्य, संवेदना और शिल्प। इस पर मुझे डीलिट की उपाधि मिली है। लखनऊ विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, विशेष पदक प्राप्त हुआ है मुझे। और वो पुस्तक भी पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। मैंने शोध प्रबंध, एक लघु शोध प्रबंध मेरा था, सर्वे शोधयाल सक्सेना की काव्य यात्रा। लघु शोध प्रबंध के भी 2 संस्करण आ गए हैं, पीएचडी शोध प्रबंध के भी 2 संस्करण आ गए हैं। डीलिट का शोध प्रबंध दिसंबर में लोकार्पित हो चुका है। भारत सरकार सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो वॉल्यूम आए हैं, ये 40 वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम मेरे पास उपलब्ध हैं। बाबा साहब की धनंजय कीर, हाँ, 40 तक। 40 है। और बाबा साहब के जो जीवनीकार हैं धनंजय कीर, उनके द्वारा ये पुस्तक यहाँ पर है। और बाबा साहब पर जो खोरमोड़े साहब ने जो है करीब 12 वॉल्यूम में मराठी में बाबा साहब की आत्मकथा को लिखा था। 1929 में खोरमोड़े साहब, चांगदेव खोरमोड़े साहब, 1929 में बीए किया है उन्होंने। और बाबा साहब के हर प्रकार के नोट्स जो आपको वॉल्यूम में नहीं मिलेगी, ये 12 खंडों में लगभग आई है सामग्री। इस पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी हो रही है। इन वॉल्यूम पर भी बाबा साहब पर पीएचडी हो चुकी है। ये पेरियार साहब के वॉल्यूम है। पेरियार, ये धर्मेंद्र गगन जो डॉक्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने किया है, ये पेरियार साहब की ग्रंथावली निकाली है। और पेरियार साहब पर मेरे निर्देशन में लखनऊ विश्वविद्यालय से पहला काम हुआ है। मुकेश यादव, उसको पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। तो हाँ, भारत में पहला पीएचडी कोई पेरियार पर हुआ है। तो यही भारत में पहला पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ, पेरियार पर। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर हुआ है, मुद्रा राक्षस पर हुआ है, बाबा साहब के वॉल्यूम पर हुआ है। आयरन लेडी बहन मायावती की जो आत्मकथाएं आई हैं, उन पर एक पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। बहुत महत्वपूर्ण पीएचडी के शोध प्रबंध यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण शोध पर, तो ये पुस्तकें हैं, दलित साहित्य है, दलित की आत्मकथाएं हैं, दलितों के काव्य संकलन है, दलितों की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। ये बुद्ध चरित, एक जो है रघुवीर सिंह अरविंद अलीगढ़ के हैं, उन्होंने बुद्ध चरित को 4-5 खंडों में लाए हैं। वो ये मेरे पास उपलब्ध है। माने बुद्ध की तमाम सामग्री, तथागत पर जो सामग्री आई है, वो मेरे पास यहाँ उपलब्ध है। हिंदी के शब्दकोश हैं, ये तमाम प्रकार की जो सामग्री है, ये सब यहाँ भरी पड़ी है। तो ये एक बहुत मंथन का काम है। एक जो है प्रेमचंद की नीली आंखें, दलितों के शिखर, और ये जो है सृष्टि और प्रलय, ये चौधरी महाराज सिंह भारती की महत्वपूर्ण पुस्तक है। राम स्वरूप वर्मा पर पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय से हो रही है। ये आलोक यादव जो है पीएचडी कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब उनको ललई सिंह के बाद उन्हीं का दर्जा है। ये उत्तर प्रदेश के उस समय सम्मिलित सरकार में वित्त मंत्री थे। और रामचरितमानस को इन्होंने कहा था कि ये पुस्तक आपत्तिजनक है। इन पर पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय से हो रही है, जो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ आलोक यादव लड़का जो है वो पीएचडी कर रहा है, अवार्ड नहीं हुई है, लेकिन उसका काम चल रहा है। हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले पे मेरे निर्देशन
में पीएचडी हो चुकी है। अच्छा। महात्मा ज्योतिबा फुले। संत गुरु रविदास जी पर पीएचडी मेरे निर्देशन में जमा हो चुका है, शोध प्रबंध। तो ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण काम है। वैसे मेरा सेकंड बेटा जो है उसने अखिलेश कुमार, उसने लॉ में पीएचडी किया है। अच्छा, तो ये लॉ की पूरी ये पूरा खंड जो है नीचे तक ये लॉ का है। भारत का संविधान, बैंकिंग विधि, सारा का सारा ये बेटे की एक पूरा एक अलवारी उसी की है ये। हाँ, ये सारा का सारा साक्ष्य विधि, अधिनियम, हिंदू लॉ, दंड प्रक्रिया संहिता, ये सब बेटे के कलेक्शन है जो उसने पीएचडी किया है। उसमें लॉ में पीएचडी किया। तो कहीं ना कहीं साथियों अगर हम देखा जाए तो इस लाइब्रेरी को तो कहीं ना कहीं ज्ञान का भंडार है, और इससे मुझे अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है प्रोफेसर साहब को के पास ज्ञान है। तो वो चीजें मैं दिखाना चाहता था, तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। लेकिन प्रोफेसर साहब की दशा और दिशा क्या थी और कैसे इतने बड़े ज्ञानी और 200 से अधिक लोगों ने जो है इनके अंडर में पीएचडी किया, और ये जो थीसिस है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे सर, आपके जीवन परिचय पे, आपके लाइफ स्ट्रगल पे हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे। तो आइए साथियों हम देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो साथियों जिस तरीके से जहां जिस स्थान पर जिस प्रदेश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ था, उसी प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी का जन्म हुआ, और इन्होंने अपनी गरीबी और विपरीत परिस्थितियों को तोड़ते हुए यहाँ तक इस मुकाम पर पहुंचे कि आपने अभी लाइब्रेरी देखा, हमने सर का लाइब्रेरी दिखाया, और तमाम चीजें हैं, सर की उपलब्धियां हैं। सर कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, इनका एक इतिहास है, बृहद इतिहास है। तो मैं चाहता हूं कि आज डॉक्टर साहब किस तरीके से अपने शुरुआत से लेकर अपनी बचपन की शिक्षा और क्या विपरीत परिस्थितियां रहीं और कैसे इस तरीके से आज इस मुकाम पर, इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, कलम और किताब के दम पर। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप एक बहुजन समाज के पुरोधा हैं, कि एक जो बाबा साहब का मिशन था कि बहुजन समाज जो है आगे बढ़े, पढ़े लिखे और आगे बढ़े, वो मुकाम आपने हासिल किया। और आपका समाज में भी बहुत योगदान है, बहुजन साहित्य में बहुत योगदान है, हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताइए, समाज को बताइए, ताकि सभी लोग जान सकें, सीख सके, जान सकें, और आप से सीख कर वो भी आपके जैसे आपसे आगे जा सके। तो सर मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जीवन की कथा, कुछ कहानियां बताइए। शुरुआती जीवन कैसे रहा और आप क्या हो गए, आप क्या थे और कहाँ पहुंचे? विद्रोही जी, आप मेरा इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब का जन्म हुआ था, जो हम लोगों के आदर्श हैं, हम लोगों के सब कुछ वही हैं। उसी मध्य प्रदेश में, भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को, उसी मध्य प्रदेश में एक जिला है टीकमगढ़, जो बुंदेलखंड में आता है, मध्य प्रदेश का जिला है। उसी जिले में 20 मार्च 1957 को मैं एक गरीब दलित परिवार में, धानुक परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और मेरे माता पिता जो है अब दुनिया में नहीं है, परिनिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनको निरक्षर थे एक तरह से, लेकिन क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, सोच नहीं सकता था कोई, तो उस दौर में उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं अपने बेटों को पढ़ाऊंगा। तो मुझे उन्होंने पढ़ाया कि मैंने बहुत घोर गरीबी में पढ़ाई की है, लेकिन मेरे पिताजी कहा करते थे, वो संगीत में ढोलक मास्टर थे, मजदूर थे, तो वो कहते थे कि बेटा हम जिस समाज में हैं उस समाज में छुआछूत बढ़ती जाती है, उस समाज को बहुत हे देखा जाता है, छूता नहीं है कोई। वो ढोलक बजाते थे, लेकिन संगीतकार जो है उनको अलग नीचे बिठाते थे। तो वो कहते थे कि ढोलक नहीं सीखना है, क्योंकि ये इस तरह से बजाओगे, सब कुछ करोगे तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। तो वो दौर था। तो पिताजी ने कहा कि मुझे ढोलक नहीं सिखाई उन्होंने कहा तुम्हें स्कूल जाना है। यादवों के लड़के स्कूल जाते थे, उन्होंने कहा यादवों के लड़कों की ही तरह तुम्हें स्कूल जाना है। मेरा गांव जो कठऊ पहाड़ी है, तो अब तो निवाड़ी जिला बन गया है 2016 से, तो उस जिले में मैं, और बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, और मैंने उसका लाभ उठाया। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, वहां तक मैंने 11वीं बोर्ड हुआ करती थी, और फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर किया। इसके बाद मेरा चयन प्राइमरी शिक्षक में जनरल कैटेगरी में हुआ, क्योंकि मेरे परिवार के लिए आवश्यकता थी, मुझे भी आवश्यकता थी, तो मैंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और मैं प्राइमरी टीचर हो गया। फिर क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होने वाला, मैं इंटर पास था तो मैं प्राइमरी से ही रिटायर हो जाता। मेरे साथ जो अध्यापक नियुक्त हुए थे प्राइमरी में, वो प्राइमरी अध्यापक के रूप में ही रिटायर हो गए। लेकिन मैंने, चूंकि अब मेरे पास उस समय प्राइमरी टीचर की ही योग्यता थी, मैंने कहा मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने बीए किया।
बीए किया तो बीए की योग्यता जो है यूडीटी टीचर के लिए ज़रूरी थी, वो मैंने क्वालिफाई किया तो मैं उसमें बन गया, प्रमोशन नहीं सीधे सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने कहा कि भाई इसमें भी मजा नहीं, मुझे तो जा करके लेक्चर बनना है। तो मैंने एमए किया और एमए किया प्राइवेट ही किया, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से। कर्मचारी जो है प्राइवेट ही कर सकता है, मैं प्राइवेट ही कर सकता था, तो मैंने एमए किया और मेरी बहुत अच्छी परसेंट बनी, फर्स्ट डिवीजन में आया और प्रावीण्य सूची में मेरा नाम आया। तो मेरा जो है सिलेक्शन फिर मध्य प्रदेश में जाकर के लेक्चरर पद पर, हिंदी के लेक्चर पद पर इंटर कॉलेज में हुआ, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। तो मैंने कहा कि अब आगे बढ़ने के लिए मेरी इच्छा हुई कि कॉलेज में मुझे पहुंचना चाहिए, डिग्री कॉलेज में। उसके लिए जरूरी था कि पीएचडी किया जाए, तो फिर मैंने पीएचडी किया। जब पीएचडी मैंने किया तो स्वाभाविक रूप में फिर मुझे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति मिली, जनरल सीट पर मुझे नियुक्ति मिली। तो जाकर के मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर बना, आलमपुर जिला भिंड में, जैसे मैंने बताया जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैंने वो किया। इसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, पीएचडी कर लिया है, मेरी पुस्तक का राष्ट्रपति ने लोकार्पण कर दिया, मैंने अब किताबें लिखना है। और मैंने लगातार किताबें लिखता रहा। उसी का नतीजा रहा कि जब लखनऊ विश्वविद्यालय में एससी कोटे में रीडर पद की जगह आई, मैंने यहाँ भरा। तो उत्तर प्रदेश में आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ बौद्धकों का गढ़ माना जाता है और मध्य प्रदेश के दलित उतना आगे नहीं है, उत्तर प्रदेश की अपेक्षा उस समय नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप में मुझे कठिन कंपटीशन था, लेकिन मैं यहाँ सिलेक्शन मेरा हो गया, एक पोस्ट थी, मैं सिलेक्ट हो गया, तो मुझे प्रोत्साहन मिला। फिर मैं जाकर के प्रोफेसर पद पर मैंने कैडर पद पर भरा और उसमें भी चूंकि मेरा सिलेक्शन हो गया। कि आपका दलित साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान है, आपके कई लेख हैं। तो जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ आरक्षण अपना अपना 2007, आधुनिक बुंदेली काव्य, जय भारत जय भीम 2007, 2000 उसके बाद है दलित विमर्श और हिंदी दलित काव्य। तो ये जो कविताओं का लेख का रुचि रहा, मैं मूलतः कवि रहा, लेकिन जब विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई तो मैं आलोचक भी बन गया। तो कविताएं मेरी दलित मूवमेंट को लेकर के हैं, बाबा साहब से प्रभावित होकर के जो दलित मूवमेंट है, मेरे वर्ग के लोग जो भोग रहे थे, जो यातनाएं उन्होंने भोगी हैं, वो मैंने, जैसे मेरी टीम जो जब दलित साहित्य स्थापित हो रहा था इस देश में, तो भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सोमनाक्षर, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय मंच दिया, तालकटोरा स्टेडियम में मेरी कविताओं का पाठ कराया, दलित कवि के रूप में मेरा परिचय हुआ, बहुत बड़ा। तो उनका बड़ा योगदान है। वो दौर था 84-85 से लेकर के जो दौर था, 90 में जब मैं 88 में उनसे जुड़ा अकादमी से, तो मुझे वहाँ से बहुत प्रेरणा मिली और मेरी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई। तो वहाँ माता प्रसाद जी जो राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के थे, अब तो परिमित हो चुके हैं, वो मेरी कविता को बहुत पसंद करते थे। आरक्षण अपना अपना और बाबा खूब उजी तो कर गए, इस कवि के रूप में मेरी पहचान थी। बाबा खूब उजी तो कर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, घर घर सूरज धर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, साहब खूब उजी तो कर गए, दलित समाज उठा गए ऊपर, दलित समाज उठा गए ऊपर, दुख दाल दर दर गए। और ऐसी पढ़ी पढ़ाई उनने, ऐसी पढ़ी पढ़ाई उनने, पंडित पानी भर गए। और मानव धर्म धरो धरती पे, छल पाखंड को चर गए। और लिख गए संविधान भारत को, गुनी गरीब उबर गए। और कैंची हती अकल की उन्नो, कैंची हती अकल की उन्नो, तो चाल कुचाल कतर गए। और हारे नहीं हौसला साहब, हारे नहीं हौसला साहब, पाँव फफोला पर गए। जब तक भारत की धरती पर जात पात का फंडा है, तब तक संविधान में अपने आरक्षण का डंडा है। गंग जमुन के संगम तट पर कर्म कांड का ठेका तेरा, गंग जमुन के संगम तट पर कर्म कांड का ठेका तेरा, रच प्रपंच लूटे सुख सारे, बना धर्म का घेरा। बामन का बेटा ही जब तक, बामन का बेटा ही जब तक जगन्नाथ का पंडा है,
तब तक संविधान में अपने आरक्षण का डंडा है। जो भी आप दलित साहित्य का समय उस समय के दौर में थे, पहले दौर में कमल भारती, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नैमिष राय, डॉक्टर धर्मवीर, जितने बड़े स्कॉलर थे, डॉक्टर एन सिंह, सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये सारे लोग मेरे मित्र सूची में रहे और उन्हीं की टीम में रहा। दलित साहित्य जब हिंदी में स्थापित हो रहा था उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है। तो चूंकि योगदान रहा तो फिर मैं दलित आलोचना में भी प्रवृत्त हुआ है। मेरी पुस्तकें आई, 5 मेरे कविता संकलन है। और मजे की बात यह है कि जो ये संकलन है ये प्रतिनिधि कविताएं कालीचरण स्नेही, ये वाणी प्रकाशन जो भारत का सबसे श्रेष्ठ प्रकाशन है हिंदी जगत का, वाणी प्रकाशन ने मेरी कविताओं का चयनित प्रकाशन किया है। 5 मेरे काव्य संकलन आए हैं और मेरा गुजराती में भी एक संकलन आया है। अनुवाद हुई मेरी कविताएं गुजराती में। गुजराती में मेरी कविताएं अनुवादित हुई हैं। तो ये एक उपलब्धि रही है। तो कवि के रूप में मेरी परिचय, मेरी बुंदेली, चूंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेली मेरी मातृभाषा रही है, तो बुंदेली में मैंने ईश्वरी की तर्ज पर चौकड़िया शैली में कविताएं लिखी हैं। हाँ, तो वो कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही। और रेडियो पे आजाद सिंह यादव मेरे ही गांव के हैं, लोक कलाकार हैं। आजाद सिंह यादव वहाँ के बहुत बड़े लोक गायक रहे हैं, लगातार गा रहे हैं। मतलब आज गाते हुए उनको मुझे लगता है कम से कम 30 साल हो गए हैं। हाँ, बाबा साहब पर मेरे गीत, सावित्रीबाई फुले पर मेरे गीत, ज्योतिबा फुले पर मेरे गीत, महात्मा गांधी पर मेरे गीत, बाबा साहब पर मेरे गीत, ये सारे गीत आकाशवाणी छतरपुर से समय समय पर जब जयंतियां आती हैं मेरे गीत बजते हैं। यूनिवर्सिटी में आप कब से? मैं 2000 दिसंबर 2000 में मैं यहाँ रीडर पद पर आ गया था। और दिसंबर 2000 से मैं सितंबर 2004 तक मैं रीडर रहा। उसके बाद कैडर पोस्ट पर प्रोफेसर हिंदी के पद पर मेरा चयन हो गया। तो फिर मैं 2004 से 2021 तक प्रोफेसर के पद पर रहा। और बीच में मैं 2003 साल का कार्यकाल एचओडी का होता है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जो 1920 में स्थापित हुआ था, उसका मुझे एचओडी बनने का। और मैं बताऊं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग में कोई पहला दलित एचओडी बना था, किसी भी विभाग में। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में कोई पहला दलित व्यक्ति जो है किसी डिपार्टमेंट का एचओडी, किसी डिपार्टमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एचओडी नहीं था। इसी कारण फिर मैं यहाँ की कार्य परिषद का सदस्य चुना गया। तो सदस्य जो है कार्य परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं कम से कम 6 बार सदस्य रहा। और मैं कई सिलेक्शन कमेटियों का सदस्य रहा। एससी प्रतिनिधि के रूप में मैं चयन समितियों में बैठा। मेरे द्वारा, मतलब जब मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय अकेला रीडर था, लेक्चरर 2 थे एससी के और रीडर अकेला मैं था, पहला रीडर। ठीक है। तो ये हाँ, ये सही बात है कि मुझसे पहले प्रोफेसर अग्नेलाल जनरल सीट पर यहाँ प्रोफेसर हो गई थी AIH में, हिस्ट्री में। तो वो तो जनरल सीट से जब रिजर्वेशन नहीं आया था, रिजर्वेशन आते ही मैं पहला बना था। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो मैं जब बना तो फिर मेरे द्वारा देखिए, तब फिर मैं जब सिलेक्शन कमेटी में बैठा, मेरे बैठने से ये हुआ प्रतिनिधि के रूप में, फिर कम से कम 40 लोग एससी के व्यक्ति विश्वविद्यालय में स्थापित, और कम से कम चंगन लोग जो है, चंगन लोग ओबीसी के, चंगन लोग ओबीसी के, माने किसी को एनएफएस नहीं होने दिया मैंने चयन समिति में बैठते हुए। और 40 लोग एससी के आए, जो कि उत्तर भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में इतने सर्वाधिक थे। और उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी का भी मैं पहला प्रोफेसर था, दलित वर्ग का हिंदी का पहला प्रोफेसर। माने देखिए, बीएचयू में कोई प्रोफेसर नहीं, बीएचयू में कोई प्रोफेसर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं था। इलाहाबाद में कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रोफेसर नहीं था। काशी विद्यापीठ में किसी भी विषय में कोई प्रोफेसर नहीं था। 2004 में जब मैं प्रोफेसर बना, उस समय उत्तर भारत के किसी विश्वविद्यालय में, मतलब विश्वविद्यालय जो शेड्यूल कास्ट के नहीं थे, एग्रीकल्चर में शायद फैजाबाद में एक थे, बकाया किसी भी डिपार्टमेंट में कोई ना था, मैं पहला था। तो ये भी बड़ा अचीवमेंट मुझे मिला। और फिर मुझे, चूंकि मैं लिखता पढ़ता रहा, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तत्कालीन नायक साहब ने मुझे अम्बेडकर रत्न की उपाधि से विभूषित किया था। और अम्बेडकर रत्न मुझे पुरस्कार, या मतलब मुझे उपाधि मिली थी, सम्मान मिला था। फिर भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने मुझे 1994 में राष्ट्रीय अवार्ड अम्बेडकर साहब के नाम पर दिया, अम्बेडकर साहब के नाम पर राष्ट्रीय अवार्ड मिला। तो इस तरह से कुछ करते हुए मैं आगे बढ़ा। सर, जैसा कि आपकी उपलब्धियां इतनी हैं, इस वीडियो में शायद कवर करना ही मुश्किल लग रहा है मुझे। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो उपलब्धियां तो मिली हैं, क्या इतना आसान रहा या नहीं? आसान तो नहीं, कठिन दौर था, सबसे ज्यादा कठिन दौर क्या था? नहीं था, देखिए आसान तो नहीं था। ये सफलता तो मिली है, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, पास्ट में सबसे कठिन दौर आपका क्या रहा? बिल्कुल सब। देखिए, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया, तो एक तो जब मैं रीडर पद पर आया, तब मेरा विरोध नहीं किया। जो यहाँ की एचओडी इंदु प्रभा पाराशर मैडम थी, ब्राह्मण थी, तो उन्होंने उस समय मेरा विरोध नहीं किया, मैं यहाँ रीडर हो गया। लेकिन जब रीडर के रूप में उन्होंने मेरी उपलब्धियां देखा और मेरी देखा कि तो अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब की बात करता है, दलितों की बात करता है, तो वो अंदर से चिढ़ने लगी। जब प्रोफेसर का मेरा इंटरव्यू हुआ, तो एचओडी के रूप में उन्होंने अपनी असहमति जाहिर की, लिखित में असहमति दी। कहा कि मैं इसके चयन समिति से सहमत नहीं हूँ
और ये कहा कि ये बहुत घातक होगा सवर्णों के घातक लिए। होगा। हाँ, उसका ये था। लेकिन जो और देखिए सबसे बड़ी बात है, सिलेक्शन कमेटी में रीडर की में भी सारे ब्राह्मण एक्सपर्ट थे, तीनों ब्राह्मण एक्सपर्ट थे। प्रोफेसर की कमेटी में भी तीनों ब्राह्मण एक्सपर्ट थे। चूंकि मेरी उपलब्धियां इतनी अधिक थी कि वो नकार नहीं सके। लेकिन एचओडी को ये गुस्सा था कि ये जो है जल्दी प्रोफेसर बन रहा, एससी का प्रोफेसर बन रहा, ये बहुत मुश्किल करेगा। ये तो उसने जो है मेरे में असहमति व्यक्त की हिंदू प्रभा पाराशर ने। ये मुझे बहुत जख्म हुआ तो उससे। और दूसरी बात यह है कि जब मैं एचओडी बना तो एचओडी के रूप में भी परोक्ष रूप में हिंदी विभाग के ब्राह्मण प्रोफेसरों ने मेरा बहुत अंदर से विरोध किया, लेकिन वो कर नहीं सके। लेकिन जब मैं प्रोफेसर एचओडी के रूप में बन गया तो 3 साल उन्होंने भयंकर मेरे हर कदम का विरोध किया, लेकिन मैं रुका नहीं, नियम एक नहीं मानी। मैंने पहला आदेश निकाला था कि कोई भी छात्र किसी गुरु के चरण स्पर्श नहीं करेगा। वाह। मैंने कही असमानता को बताता है। कोई भी, मैंने भारत में पहला विश्वविद्यालय है जिसके एचओडी ने इसके खिलाफ एक आदेश निकाला, मैंने बाकायदा। अच्छा। हाँ, बाकायदा पहला आदेश मेरा निर्गत हुआ था, उसमें यही था कि कोई भी छात्र किसी भी अध्यापक के चरण स्पर्श नहीं करेगा। बड़ा क्रांतिकारी था। तो मतलब मेरे बहुत ज्यादा यहाँ के जो टीचर थे ब्राह्मण टीचर, मनुवाद पे सीधा प्रहार था। मैंने बिल्कुल प्रहार किया। और यहाँ के जो टीचर थे ब्राह्मण टीचर, जो प्रोफेसर थे कुछ, तो उन लोगों ने मुझे लगातार 3 साल मेरी हर मीटिंग में उन्होंने डिसेंट दिया। अच्छा। मजे की बात है कि प्रत्येक मीटिंग में डिसेंट दिया, लेकिन चूंकि मेरी नीति इतनी अच्छी होती थी, नियम के अनुसार होती थी कि वो मैं पास करा लेता था। ये बहुत बड़ी बात रही। डिसेंट थे, मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश की, लेकिन मैं दबंगई से काम करता रहा। और विभाग को मैंने ज्ञान के दम पे, हाँ, जिस तरीके उस समय से मैंने बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय ने सेमिनार अपने ज्ञान पे दम पे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराए। एक सेमिनार तो उस समय 8 लाख रुपए का हुआ था, जिसमें देश विदेश के तमाम विद्वान, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बीबीसी लंदन, तमाम विद्वान मैंने बुलाए थे। ऐतिहासिक, मतलब इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का दलित विमर्श पे कार्यक्रम पूरे भारत में कहीं। ये 2014 की बात होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण 2-3 मैंने प्रोग्राम कराए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कराए, जो भारत में जिनका नाम स्थापित हुआ और मेरी पहचान भी बनी। राष्ट्रीय स्तर के तो कई प्रोग्राम कराए। और बाबा साहब की स्टैचू आप जाकर के लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में देखें, बाबा साहब की आदमकद स्टैचू बनी हुई है, क्योंकि पहला संगठन भारत के किसी विश्वविद्यालय में दलितों का था, टीचर्स का, वो मैंने रजिस्टर्ड लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर्स SC ST टीचर्स एसोसिएशन के नाम पर कमरा आवंटित हुआ। उसका मैं अध्यक्ष रहा जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ। मैं संस्थापक अध्यक्ष था। बाकायदा रजिस्टर्ड हुई संस्था, यहाँ के कुलपति ने मान्यता दी और मुझे बाकायदा एक कक्ष मिला हुआ है, उस पर पत्थर आज भी लगा हुआ है। और बाबा साहब की स्टैचू उसी समय, उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, संचार मंत्री के रूप में सुशील कुमार शिंदे जी माननीय थे, बाद में वो गृह मंत्री बने, उनको मैंने यहाँ पर बुलाया था। लोकार्पण हुआ था। मैंने जो बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय में, अब तो वहाँ संविधान स्थल घोषित कर दिया गया है वर्तमान कुलपति प्रोफेसर आलोक राय के द्वारा। तो पहली बात, विश्वविद्यालय में बड़ी आदमकद मूर्ति सरकारी खर्च से, विश्वविद्यालय खर्च पर स्थापित हुई है, वो मैंने लगवाई है। वो मेरा बड़ा अचीवमेंट है। बुद्ध धम्म पद के तमाम प्रकार के जितने भी अच्छे पद थे धम्मचर्या के, वो मैंने विभाग में लगवाए थे। फादर कामिल बुल्के के नाम पर मैंने कक्ष बनवाया था। गुरु नानक के नाम पर मैंने वो बनवाई थी, पट्टिकाएं बनवाई थी। फादर कामिल बुल्के के नाम पर पट्टिकाएं बनवाई थी। संत ज्ञानेश्वर के नाम पर पट्टिकाएं बनवाई थी। तुकाराम के नाम पर पट्टिकाएं बनवाई थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट। और सदगुरु कबीर के नाम पर 5000 की बढ़िया फोटो मैंने विभाग में लगवाई थी। और संत गुरु रविदास की भी 5000 की फ्रेम करी हुई फोटो, राजेंद्र यादव की फोटो, ओम प्रकाश वाल्मीकि की विभाग में फोटो लगवाई मैंने, गुरु रविदास की फोटो जो कभी नहीं लग सकती थी मैंने लगवाई। ये विभाग में कराया मैंने करिश्मा पूरा। मैंने मानवीय जो गरिमा होती है उसको स्थापित किया। वो भी अपने अपने ज्ञान के सारे लोगों ने अंदर से, चूंकि बाहर से विरोध नहीं कर सकते थे, वो मेरी ताकत को जानते थे, क्योंकि मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी था। मैं डराने निर्भीक रहा। मैंने जो होगा होगा। यद्यपि मुझे परोक्ष रूप में धमकियां मिली, कुछ मतलब साथी फोन करवाते थे, मुझे धमकियां दिलवाते थे। मैंने कि मैं धमकियों में आने वाला नहीं, मैं बाबा साहब का सच्चा अनुगामी हूँ, बाबा साहब का अनुगामी हूँ, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, शांति और न्याय के पथ पर चलूंगा। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता है, तुम्हें जो करना हो करो। मेरा मार्ग सही का था, मुझे वो पराजित नहीं कर सके। मेरा मार्ग सही है, बिल्कुल पराजित नहीं कर सके। तो एक ही उपाय है दलितों के लिए, खूब पढ़ो। बाबा साहब कहते थे जो तुम्हें नहीं करने दिया गया मनुवादी व्यवस्था, वो करो। अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए गए, अच्छा मकान नहीं बनवाने दिया गया, अच्छे वाहन पर नहीं चलने दिया गया, अच्छे रहन सहन नहीं करने दिया गया, पढ़ने नहीं
दिया गया तो इतना पढ़ लो कि सारी पढ़ाई खत्म। मैंने प्राइवेट रूप में देखे डिलीट की, समझ रहे। मैंने गाड़ी, मैंने 2000 गाड़ी में कार खरीदी, ड्राइवर रखा, समझ रहे। आज भी मैं होंडा सिटी में चलता हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ। वो कहते थे कि सच्ची ड्रेस में रहो, अच्छी तरह से रहो, कि मैंने सन 2000 में आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो आप गाड़ी से अगर जाते थे नहीं, तो गाड़ी से मैं 2005 में मैंने गाड़ी ले ली थी। तो जाता था तो लोगों को बड़ा विचित्र लगता था। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो है लोग रिएक्शन होता था, क्या वो उनको चिढ़ होती थी। तो मुझे लगता था कि देखिए, जिनसे सवर्णों को चिढ़ तो हमारी हर चीज से है, उन्हें हमारा अच्छे मकान से चिढ़ है, उन्हें हमारी अच्छी ड्रेस से है, अच्छे बोलने से है। हम कुछ भी अच्छा करें उन्हें चिढ़ होती है, तो होती रहे, हम तो अच्छा करेंगे। और यही प्रेरणा का स्रोत होता है, क्योंकि बाबा साहब से ने प्रेरणा की। बाबा साहब हवाओं में रहे, बहुत अभाव झेला, लेकिन अच्छे वेल ड्रेस रहे, अपडेट रहे, बढ़िया। उन्होंने किताबों को खूब रखा। तो मैंने बाबा साहब से ही प्रेरणा लेकर लाइब्रेरी बनाई। तो अपने साथियों को कहूँगा कि घर में एक लाइब्रेरी जरूर बनाओ। लाइब्रेरी, क्योंकि पुस्तकें ही हमारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। किताबें नहीं होंगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। खूब पढ़ो, खूब लिखो और खूब कोशिश करो। तो मैंने दलित वर्ग में पैदा होकर के 20-22 पुस्तकें मैंने लिखी। मैंने स्वयं पीएचडी किया, डीलिट किया। मेरे ऊपर अब पीएचडी हो रही है। एक मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। अच्छा, हाँ, मनोज कुमार लड़के ने पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। गुजरात में आनंद विश्वविद्यालय से सरदार पटेल आनंद यूनिवर्सिटी में मेरे लिए पीएचडी चल रही, मेरे साहित्य पर। एक पीएचडी मुजफ्फरपुर बिहार में चल रही है जी। तो ये, और एक पीएचडी अपनी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में चल रही है। एक देवी अहिल्याबाई इंदौर में मेरे साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं। तो आप यदि करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ना ही एकमात्र उद्देश्य है। जब तक मेरी सांसें मैं लिखता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाता रहूँगा, संविधान सम्मत बातों को करूँगा, संविधान के अनुसार मानवीय आचरण करते हुए, बुद्ध की करुणा को साथ में लेकर के, दया का भाव लेकर के, किसी के प्रति बैर नहीं रखना है। सर, जैसा कि जो आज वर्तमान समय में जो एससी बीसी या माइनॉरिटी के लोग पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि जिसके अंडर में पीएचडी कर रहे हैं वो चाहता है कि हाँ, ये सही बात। देरी हो। हाँ, इसका ये मतलब क्या है? असल में ऐसा है कि देखिए, क्या मामला रहता है? मैं इस मामले में भी थोड़ा ठीक रहा कि मेरे गुरु ब्राह्मण नहीं थे। मेरे गुरु डॉक्टर के.एल. जैन जो इस समय हैं, वो मैं उनका पहला शोधार्थी था। अच्छा, मैं उनका पहला शोधार्थी था। पहला शोधार्थी था और पहले शोधार्थी का ही शोध प्रबंध राष्ट्रपति से विमोचित हुआ। अच्छा। उनको यद्यपि ब्राह्मण टीचर ने, उनको टीकमगढ़ के महाविद्यालय के ब्राह्मण टीचरों ने कहा कि कालीचरण को, जो धानुक जाति से आता है, इसको पीएचडी मत कराओ, और चतुर्वेदी के साहित्य पर तुम पीएचडी करा रहे हो, कोई ब्राह्मण नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मेरिटोरियस हम इसी को कराएंगे। तो बोले कि कराइए, और मैं हुआ। तो यदि मेरे जैन, मैं बुद्धिस्ट, वो जैन, उनकी बड़ी कृपा, इसलिए मुझे प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ी। और मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक था, तो उन्हें भी कोई नहीं, उनका सक्सेस हुआ विद्यार्थी। तो मुझे अच्छे गाइड मिले, अच्छे टीचर मिले, अच्छा वातावरण मिला। और उसका ये भी रहा कि मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा रहा कि मैंने जो है विनम्रता नहीं छोड़ी, मैंने नम्रता नहीं छोड़ी, लोगों के प्रति अपना स्नेह भाव दर्शाया। वो भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैंने अपनी ओर से, जब तक कि बहुत आगा पीछा कुछ ना हो जाए, तब तक मैंने वो मार्ग मैंने नहीं अपनाया। तो ये कहना चाहूँगा। हाँ, ये सही बात है कि आज हमारे विद्यार्थियों को बहुत रोका जाता है। हाँ, इसके बारे में मामला क्या रहता है? असल में देखिए, जब टीचर जो है मनुवादी मानसिकता का होगा, खासकर ब्राह्मण टीचर होगा, बनिया टीचर होगा, ठाकुर टीचर होगा, तो इसको लगता है कि इसको हम ज्ञान की सबसे बड़ी डिग्री देने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बेकार बनेगा, ये अपनी समाज को आगे ले जाएगा। यही उन्हें परेशानी है, क्योंकि पहले वो पढ़ने नहीं देते थे। अब ये पीएचडी कर रहा तो ये खुद पीएचडी कराएगा। जैसे मैंने पीएचडी कर लिया, तो मैंने 40 छात्रों को पीएचडी कराया। मैंने 217 विश्वविद्यालय, 217 शोधार्थियों के लिए पीएचडी रिकमेंड की। तो उन्हें कहाँ ये लगेगा, लेकिन मैंने विद्यार्थियों से कभी भेज नहीं। ये महत्वपूर्ण बात नोट करने योग्य है। मैंने अपने विद्यार्थियों को विद्यार्थी के रूप में क्लास में, मैंने किसी प्रकार, ना मेरे लिए कोई ब्राह्मण विद्यार्थी है, ना दलित विद्यार्थी है, मैं एक टीचर के रूप में सफल रहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दलित वर्ग का विद्यार्थी इतना प्रसन्न था, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया विद्यार्थी भी उतना ही मुझे चाहता, आज भी चाहते हैं। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। और उसका मुख्य कारण है कि मेरा व्यवहार, मतलब मैंने ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया और दलितों के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। ये समानता का व्यवहार। हाँ, तो इससे ये रहा कि मैं विद्यार्थियों के बीच में बहुत लोकप्रिय था, खूब पढ़ता था और खूब पढ़ाता था, मेहनत से पढ़ाता था। मेरी क्लास भरी हुई होती थी। जब मैंने पीएचडी में पढ़ा है, मैंने पीएचडी में शोध प्रविधि पढ़ाई है, एमफिल में मैंने शोध प्रविधि लगातार पढ़ाई है 20 साल। तो मैं जब शोध प्रविधि पढ़ाता था तो मेरी क्लास खचाखच भरी होती थी।
बहुत भरी हुई होती थी और मैं नई नई चीज़ें ले जाता था, बहुत नई नई चीज़ें बताता था विद्यार्थियों को। मैं नोट्स मैंने कभी नहीं लिखा है, विद्यार्थियों को नोट्स कभी नहीं लिखा है, कुंजी वाला मामला कभी नहीं, मौलिक ज्ञान दिया, ध्यान देते हैं। ये मेरा रहा। और मैंने खुद नोट्स तैयार नहीं किए, मैंने जो है मौलिक चिंतन किया, अच्छी किताबें पढ़ी। जाते जाते आपके दर्शकों को एक बात और बता दूं कि मैं हिंदी में, चूंकि मुझे कॉन्वेंट में तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो मेरी अंग्रेजी कमजोर रही, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी के बल पर 12-13 देशों की यात्रा की। अमेरिका की मैंने 3 बार यात्रा की, लंदन की पहली यात्रा की मैंने। भारत में मैं किसी फ्लाइट में डोमेस्टिक में नहीं बैठा था, सीधे लंदन की फ्लाइट मैंने पकड़ी। 2001 में मैंने लंदन की यात्रा की, 2001 में, और ये सिलसिला चलता रहा। 2007 में मैंने अमेरिका न्यूयॉर्क की यात्रा की, फिर 2008 में अमेरिका की यात्रा की, 2016 में अमेरिका की यात्रा की, फिर मैं स्विट्जरलैंड गया, फ्रांस गया, बेल्जियम गया, नीदरलैंड गया, मैं मॉरिशस गया। और विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ करते थे, 4 सम्मेलनों में मैंने भाग लिया। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के सम्मेलन में मैंने भाग लिया, न्यूयॉर्क के सम्मेलन में मैंने भाग लिया, जाकर के फिर मैंने मॉरिशस के सम्मेलन में भाग लिया, भोपाल में सम्मेलन उसमें मैंने भाग लिया, और अभी बैसाख डे में मैं वियतनाम होकर के आया हूँ कॉन्फ्रेंस में। और मैं इसके पहले थाईलैंड में भी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में बुद्ध के मैथोलॉजी को ले गए, उसको दर्शन को लेकर के मेरा पेपर हुआ। 4 माह पहले मैं वहाँ थाईलैंड में था, और अभी मैं लौटा हूँ 15 तारीख को ही, 15 मई को 2025 को ही लौटा हूँ वियतनाम से। तो ये मेरा एक क्रम रहा। मैंने अंग्रेजी कम जानते हुए भी मैंने यात्रा कर ली, और मैंने पैसे को महत्व नहीं दिया। मैंने कहा कि घूमो, तो दुनिया में सबसे बड़ा नॉलेज बढ़ता है घूमने से। कबीर साहब, संत गुरु रविदास, हमारे संत लोग टहलते थे, घूमते थे। हमें मौका मिला है दुनिया भ्रमण करने का, तो मैंने अपने पेंशन के पैसे को जो बचा करके मेरे फंड थे, मैंने अच्छा मकान बनवाया। आपने देखा गांव में माता पिता की स्मृति में बाबा साहब के नाम पर मैंने पार्क बनवाया 1.5 बीघा जमीन में। 1.5 बीघा जमीन में मेरा पार्क बना हुआ है गांव में, कठऊ पहाड़ी में, बाबा साहब के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर पार्क। और वहाँ पर भी मैंने सारनाथ सभागार बनवाया है। यहाँ पर भी मैंने गांव में एक गेस्ट हाउस बनवाया है अंबेडकर साहब के नाम पर। कोई भी मेरे नाम पे पहुँचता है वहाँ पहुँच सकता है। ये किया कि मैंने किसी प्रकार का अभाव नहीं। खेत पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, पार्क में ट्यूबवेल लगा हुआ है, यहाँ तो सब सुविधाएं हैं ही। इसको मैंने जाकर के जो ये तथागत सभागार बाबा साहब के तथागत के नाम पर जहाँ बैठे हुए हैं, तो ये हाल है। तो मैंने जमीन नहीं खरीदी, किताबें खरीदी हैं, किताबें लिखी हैं, बाबा साहब के नाम पर मैंने कुछ करने की कोशिश की है, और मैं वही काम कर रहा हूँ जब तक मेरी सांस है। बाबा साहब के मिशन को, तथागत गौतम बुद्ध की राह पर चलते हुए शांति, सद्भावना और भाईचारे की बात करता रहूंगा। हमारा देश में शांति रहे, अमन रहे, पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहें, बुद्ध की करुणा सब पर व्याप्त हो, और बुद्ध की करुणा का प्रसार हो, बुद्ध धम्म फिर से भारत में परचम लहराए, ये मेरी कामना है। आपके सभी मित्रों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, 1000 बात की एक बात कि पहले अंबेडकर की तरह पढ़ो, फिर अपने समाज के लिए लड़ो। पहले डॉक्टर कालीचरण स्नेही की तरह पढ़ो, फिर अपने आप और बहुजन समाज को मजबूत करो। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।